परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर हमला हुआ और फिर जो है अमजद फारूकी जो है उसके सर की कीमत रख दी गई। नवाब शाह में ऑपरेशन हुआ और ये बुनियादी तौर पे इंटेलिजेंस का और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन था, लेकिन पुलिस को ये नहीं पता था कि कौन है जिसको पकड़ने जा रहे हैं। हुआ ये कि सरेंडर को तैयार नहीं था। माइक्रोफोन के ऊपर ऐलान किए कि सरेंडर करके बाहर आ जाओ, तो इसने जवाब दिया कि मैंने अल्लाह से किया गया वादा पूरा किया और जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो गवाह रहेंगे। और उसके बाद इसने शूटिंग की उधर। दो अब आगे अकाउंट आते हैं। एक वक्त में ये हुआ कि ये हाथ उठा के बाहर आ गया कि मुझे पकड़ लो, लेकिन कहा जाता है कि नीचे उसने सुसाइड वेस्ट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से शूट करना पड़ा। दूसरा ये कि नहीं, वो शूटिंग करता करता बाहर आ और उसे शूट कर दिया गया। नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और वन ऑन वन प्रोग्राम के अंदर आज मेरे गेस्ट हैं मुबशिर बुखारी साहब। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बुखारी साहब के साथ हमने 2 प्रोग्राम्स किए थे, आपको याद होगा। एक तो उनके लिंक्स भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एक हमने किया था जिसमें पाकिस्तान के चंद बड़े मायानाज जो दहशतगर्द हैं उनके ऊपर कुछ छोटी-छोटी सी उनकी प्रोफाइल्स थी। रियाज बसरा और मलिक इसहाक और अकरम लाहौरी और इलियास कश्मीरी एटसेट्रा। और एक हमने डेडिकेटेड प्रोग्राम किया था सिपा मोहम्मद के ऊपर। तो आज बुखारी साहब जिन शख्सियत के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ, उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाह रहे हैं। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है मेरे अपने दिमाग में। मैं पढ़ रहा था उनके बारे में, अमजद फारूकी साहब, ये लश्कर जंगवी से इनका ताल्लुक था या जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक था? इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। अच्छा। फारूकी साहब का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से भी था, हाँ। हरकतुल जहाद इस्लामी से भी था, उससे पहले लश्कर जंगवी से भी था, अलकायदा से भी था और तालिबान से भी था, अफगान तालिबान से। तो सबसे ताल्लुक था। ये कैसे वर्क करता है? देखें, ये बात तो एक चीज़ समझ में आ रही है इसमें कि सारी की सारी देवबंदी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन अलकायदा तो देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये टीन एज में थे जब ये अफगानिस्तान गए। बड़ा जो बताया जाता है कि 1992 में गालिबन। जी बिल्कुल। और जो बताया जाता है 2004 में उनकी डेथ है जी। अब वो आप अंदाजा करें कि डेथ के वक्त उनकी उम्र 30 से 32 के दरमियान जी, थी। ऐसे ही। ठीक है, तो कितने को टीन एज थे, तो वहां पे कहा जाता है कि बड़े सिमाब सिर्फ थे, यानी जल्दी एक्टिव, जल्दी, और जो भी काम दिया जाता था हंसी खुशी वो करने को राजी हो जाते थे। तो स्कूल ऑफ थॉट तो उनका देवबंदी था, लेकिन अलकायदा के करीब क्यों हुए? क्योंकि उसी दौरान उनकी मुलाकातें जब उसामा बिन लादेन से हुई तो उसामा को इंस्पायर किया उन्होंने। और शायद ये भी एक कहा जाता है कि उसामा के बॉडीगार्ड भी रहे, जो कि बड़ा अनयूजुअल था। क्योंकि एक वक्त तक तो आपको याद होगा कि उसामा बिन लादेन ने मुल्ला उमर की बैत नहीं की थी, ऐसे ही है। और उसके बाद उन्हें अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा था। और फिर वापस जब आए तो फिर उसके बाद उन्होंने मुल्ला उमर की बैत की, क्योंकि उनके पास ऑप्शन कुछ नहीं था उसके अलावा। तो उसके बावजूद उन्होंने इनको फारूकी को अपना बॉडीगार्ड रखा। तो ये कहा जाता है कि उनका स्किल्स ऐसे थे कि हर बंदा मुतासिर हो जाता था। अच्छा, ताल्लुकात इनके टॉप के दहशतगर्दों के साथ, उमर सईद शेख, खालिद, शेख मोहम्मद, शेख कासिम, SKM के वो क्या है, खालिद शेख मोहम्मद KSM, अबू फराज अल-लिब्बी। तो एट द सेम टाइम वो उस इवेंट में भी शामिल थे, वो जो इंडिया का तैयारा जो था वो उन्होंने अगवा किया। इन सारों पर हम बात करेंगे। इनकी स्टार्ट कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करते थे? और जैसा आपने कहा कि मिड 70s की पैदाइश है तकरीबन, तो वो बताइएगा। बुनियादी तौर पे इनका ताल्लुक टोबा टेक सिंह के एक गांव से था। अच्छा। ये गुज्जर बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। ठीक। और ये इस तरफ कैसे आए अफगान जिहाद में, डेफिनेटली। और लेकिन कहा जाता है कि इनका जो पहला टिल्ट था वो टूवर्ड्स लश्कर जंगवी प्लस फाय साहबा की जानिब था।
वहाँ से जब ये इन्होंने ज्वाइन किया तो इनके अंदर वो जज्बा जिहाद बहुत ज़्यादा था, बहुत एंथुसियास्टिक थे हमेशा जिहाद के लिए। और फिर उसी दौरान इन्होंने लश्कर जंगवी के लिए तो जो कुछ किया उसकी हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये हुजी के प्लेटफॉर्म से इन्होंने अपनी जिहादी हरकतुल जिहाद एक्टिविटी इस्लामी। हरकतुल जिहाद इस्लामी, जिसके सरबरा मौलाना कारी सैफुल्लाह अख्तर थे। जी। और जब इन्होंने ज्वाइन की हुजी, तो उस वक्त हुजी जो है वो 2 चैप्टर थे उसके, पाकिस्तान और बर्मा। ठीक। और ये उस दौरान उन्होंने हुजी ज्वाइन की, फिर हुजी से जैश, और एक वक्त में ये जब रिसर्च इस पे कर रहे थे हम माजी में 2000 उसी दौरान ही, जब 2004-5 में, और फिर जब दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ी तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि एक बड़ा ही टेक्निकल इनका प्लॉट होता है। मसलन अगर ये करेंगे पाकिस्तान से बाहर कार्रवाई, तो तब ये यूज़ करेंगे बैनर जैश मोहम्मद का या हुजी का या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का। और जब पाकिस्तान में करेंगे तो फिर यहाँ पे, और स्पेशली जब ये सेक्टेरियन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर वो LEJ का नाम, लश्कर जंगवी का नाम इस्तेमाल करेंगे। और ये अकेले नहीं, बहुत सारे ऑपरेटिव्स इसी तरह काम कर रहे हैं। बैक वक्त जैश के भी थे, बैक वक्त लश्कर के भी थे, तो इस तरीके से वो काम किया करते थे। अच्छा, ये ट्रेनिंग के लिए गए अफगानिस्तान, और फिर अफगानिस्तान में जब जाहिर है उनका जो पहला मुकाबला था तालिबान का, मुल्ला उमर का, वो तो था नॉर्दर्न अलायंस, जिसको शुमाली इत्तेहाद कहा जाता है। शुमाली इत्तेहाद के खिलाफ इन्होंने अपनी जो है वो आगाज़ किया, 1995-6 की बात होगी तकरीबन। बट पाकिस्तान के अंदर इनके कुछ बड़े बड़े जो हैं वो वाक़यात में इन्वॉल्व रहे। सबसे पहला जो बड़ा वाक़या आता है वो आता है 1999 में। परवेज़ मुशर्रफ साहब को टेक ओवर किए हुए तकरीबन 2 महीने हुए हैं, और दिसंबर 1999 चल रहा है, अभी 9/11 नहीं हुआ है। दहशतगर्दी जो है वो अभी ग्लोबल एक प्रॉब्लम नहीं बना है, बल्कि इंडिया के लिए एक बड़ा दर्द सर बना हुआ है, कश्मीर के अंदर जिहाद जिसको हम कहते थे। यहाँ पर इंडिया जो है वो किसी तरीके से मौलाना मसूद अजहर को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाता है, और कुछ लोग हैं जो कि उनको छुड़ाने के लिए जाते हैं। He was involved in the plane hijacking case as well. अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे, तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें। अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। कहा जाता है, क्योंकि मैंने उस हाईजैकिंग पे काफी काम किया है, ये जो बात है कि वो इन्वॉल्व थे तो कहीं पीछे से उसका प्लानिंग में इन्वॉल्व होंगे, या कोई लॉजिस्टिकल सपोर्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। यानी जो प्लेन के ऊपर बैठना है वो उसके हमें ट्रेसेस नहीं मिलते, ठीक, तो इन्वॉल्व तो होंगे यकीनन, लेकिन मेरा ख्याल है प्लानिंग में इन्वॉल्व होंगे। वो प्लेन हाईजैकिंग वाला मामला ऑल टुगेदर वो बड़ा ही अजीबोगरीब सी वो मामला है। और जो आपने, चूंकि पॉडकास्ट हो रहा है, जो मौलाना मसूद अजहर गिरफ्तार हुए थे वो एक फोटोग्राफर के रूप में, न्यूज़ फोटोग्राफर के रूप में इंडियन कश्मीर में गए हुए थे, और उनके जब वो गिरफ्तार हुए, कमांडर सज्जाद अफगानी उनके साथ थे, सज्जाद खान, और जब रोका गया इन्हें, और फिर उसके बाद सज्जाद अफगानी साहब भांप गए कि मामला है, तो इन्होंने अपनी बुक में लिखा, मौलाना ने, कि सज्जाद अफगानी ने इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का जो भी उधर ऑफिसर था उसे कहा, मुबारक हो, तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया, तुमने सज्जाद अफगानी को पकड़ लिए, मेरे मेहमान को जाने दो। तो वो ये सज्जाद अफगानी का नाम सुन के और अलर्ट हो गए, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट वांटेड थे वो सज्जाद अफगानी। और फिर उस वक्त ये फिर गिरफ्तार हुए, फिर पता चला ये जाली पासपोर्ट पे और फोटोग्राफर के उधर रूप में उधर गए, फिर इन्हें तिहाड़ जेल मुंतकिल किया, जिसके बाद कुछ और भी हुए कि इंडियन कुछ नेटवर्क्स जो थे वो भी एक्टिव थे इन्हें रिहा कराने के लिए, लेकिन वो काम बन नहीं सका। फिर जो है वो तैयारा अगवा हुआ, और उसके बाद ये वापस। तो इसकी जो तैयारा अगवा करने वालों में एक उनके ब्रदर थे, एक उनके बहनोई का नाम भी आता है, और कुछ और लोग थे, उनमें कम से कम अमजद फारूकी नहीं थे। हाँ,
अलबत्ता उसकी क्योंकि ये लॉजिस्टिक्स काइंड ऑफ गाय थे, हाँ, यानी कि हाँ, मुख्तलिफ मौके पर जो नेटवर्क इनका बहुत अच्छा बनाते नेटवर्क थे। बड़ा ज़बरदस्त बनाते थे और इनका जो लो लेवल के अपना वो जिसे कहते हैं ना लो प्रोफाइल रखना, वो रख के ये ज़्यादा एक्टिवली काम करते थे, नज़रियाती बंदा मतलब जिसे कहते हैं ना। नज़रियाती बंदा और नेटवर्किंग का मास्टर, और डिफिकल्ट टास्क कोई भी दे दिया जाए कि ये करवाना है तो वो करवाना, ये रेपुटेशन थी। और यही वजह है कि ओसामा बिन लादेन ने अपना गार्ड भी रखा। यही वजह है कि कहा जाता है कि मुल्ला उमर बड़ी तारीफ किया करते थे, फिर मौलाना मसूद अजहर के करीब, फिर हुजी के सैफुल्ला अख्तर, खालिद शेख मोहम्मद का नाम ले लिया, अहमद उमर शेख, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई बंदे में फ्लेयर था, तो कुछ वो तो था उसमें। या, खालिद शेख मोहम्मद का नाम जो है वो इसलिए एक बहुत बड़ा नाम है कि वो लिंक्ड है विद 9/11 अटैक्स। इनका खालिद शेख मोहम्मद से क्या ताल्लुक था? खालिद शेख मोहम्मद से बुनियादी तौर पे जो अलकायदा के प्रोजेक्ट थे, ये सबसे पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं, अलकायदा का जो नेक्सस लश्कर जंगवी और दूसरे देवबंदी ग्रुप्स जो पाकिस्तान में थे, उनके साथ जो इस्टेब्लिश हुआ था, वो अमजद फारूकी की वजह से ही वो पता चला था कि ओके ये इस तरह काम कर रहे हैं। ठीक ठीक है। ठीक। खालिद शेख मोहम्मद टास्क दिया करता था या कहा करता था कि बंदे चाहिए, तो ये उन्हीं नेटवर्क से बंदे उन्हें प्रोवाइड किया करते थे। ठीक। इस वजह से इनका बड़ा, और फिर अपनी असाइनमेंट, यानी ये भी कहा जाता है कि जब अहमद उमर शेख और खालिद शेख मोहम्मद ये दोनों मास्टरमाइंड थे डैनियल पर्ल की किडनैपिंग में, और फिर लेकिन ये भी कहा जाता है कि एक मास्टरमाइंड उनमें अमजद फारूकी भी था, और अमजद फारूकी ने ही किडनैपिंग के बाद उसे कराची के आउटस्कर्ट्स में एक बड़ी जगह पे मुंतकिल किया और वहां पे रखा। तो अच्छा, ये एक ताल्लुक इनका टोबा टेक्सिंग से है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो देवबंदी मदरसा नेटवर्क था कराची से, उसका एक बड़ा करीबी ताल्लुक, मतलब वो 2-3 बड़े मदरसे, बनोरिया है, बनोरी टाउन है, इसके अलावा खालिद बिन वलीद है, खालिद बिन वलीद है, रशीदिया है, ये 4-5 जो बड़े मदारिस हैं उनके साथ, और तमाम जो वैसे तो मदरसा कूड़ा खटक के बारे में कहा जाता है क्योंकि गालिबन जो इनिशियल जो अफगान जिहाद की क़यादत थी वो वहाँ से थी, मगर कराची के मदरसों का भी एक बहुत बड़ा एक ये जो कंट्रीब्यूशन है मतलब आप मसूद अजहर से लेके और देवबंद मदारिस की जो बात है। अब ये बताइए कि उमर सईद शेख और खालिद शेख मोहम्मद डैनियल पर्ल केस के अंदर भी इन्वॉल्व हैं। डैनियल पर्ल केस क्या है? Why was he kidnapped? What was the reason? इसको उठाया क्यों था? इसको मारा क्यों गया? जरा डैनियल पर्ल को समझाएं। डैनियल पर्ल वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो है वो नुमाइंदा था, बल्कि हेड था जी, अगर आप कहें साउथ एशिया का। पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आके वो कुछ स्टोरीज पे काम कर रहा था। ठीक। और उसमें मेनली स्टोरीज जो थी वो ये जिहादी नेटवर्क्स के हवाले से थी, मिलिटेंट ग्रुप्स के हवाले से। उसी दौरान उसने 3-4 मसलन ही वांटेड टू मीट मसूद अजहर। ठीक है, इंटरव्यू करना चाहता था। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वो इंटरव्यू करना चाहता। उसमें एक यहाँ पे पीर मुबारक गिलानी भी हुआ करते थे, मियाँ मीर से उनका ताल्लुक था, लेकिन वो अमेरिका में जमातुल फुकरा और वहाँ पे एक उन्होंने मूवमेंट चलाई और बड़े वो मशहूर हुए। फिर उसके बाद वो वॉच लिस्ट पे आए तो पाकिस्तान आ गए। उनके बारे में कभी फिर सही, ठीक है ना। तो कुछ बता दे लोगों को, जाहिर है वो सोचेंगे कि यार क्या बात हो रही है, समझ ही नहीं आई। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि वो कुछ इंटरव्यू करना चाह रहे थे। पीर मुबारक गिलानी, पीर मुबारक, हाँ, जमातुल फुकरा इन्होंने इस्टेब्लिश की है वहाँ पे। अपने जिस इलाके में रहते थे उसका एक नाम रख देते थे, एफ्रो अमेरिकन या एफ्रो कैनेडियन। उनके बड़े मुरीद हुए, उन्होंने वहाँ पे मल्टीपल मैरिजेस की, और उनके पे इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम हकीकत के करीब ही है कि उन्होंने टीनेज गर्ल से शादियां की, आगे उनके ढेर सारे बच्चे हुए। वो अपने आप को एक जिसे कहते हैं सुपर नेचुरल किस्म का पीर पोर्ट्रे किया करते थे। लेकिन पाकिस्तान से जब वो गए थे, उनके बारे में थोड़ा सा फिर मज़ीद बताता जाता हूँ कि यहाँ पे वो एंटी भुट्टो थे, भुट्टो साहब की रैली पे हमला भी उन्होंने किया।
फिर यहाँ से भाग के सऊदी अरब गए, सऊदी अरब से अमेरिका गए, फिर अमेरिका में जब उनको उनके खिलाफ कार्रवाई उनके नेटवर्क, और एक वक्त में बहुत मशहूर अमेरिका और कनाडा में आज भी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। वो उनकी जो तंजीमुल फुकरा थी या जमातुल फुकरा, जो दोनों में से जमातुल फुकरा भी बोला जाता है ज़्यादातर, तो आज भी उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, आज भी वहाँ ऑपरेटिव्स हैं, आज भी वहाँ वो लोग हैं जो छोड़ गए। तो फिर उसके बाद ये पाकिस्तान आ गए। 3 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है लाहौर में ही, और उनका एक श्राइन भी बना है जल्लो मोड़ के करीब, गिलानी विले के नाम से। तो उनके फॉलोअर्स अमेरिका में, कनाडा में वो गिलानी विले उसे बोलते हैं। तो उनका भी इंटरव्यू करना चाहते थे। तो वो जब डैनियल पर्ल, डैनी जिसे साफी दोस्त बोला करते, जब वो किडनैप हुआ तो उसके बाद सबसे पहले जो इंटेरोगेट किया गया वो पीर मुबारक गिलानी को किया गया। अच्छा। कि वो आपको भी इंटरव्यू करना चाहता, आपसे भी रब्ता हुआ, कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई, फिर किसी जिस बंदे ने उसे कहा कि गिलानी से मिलवाऊंगा उसे भी इंटेरोगेट किया गया। तो लेकिन असल में वो इन लोगों को, अब उसमें आप जरा थोड़ा सा नेक्सस निकालें उधर का, जैश ए मोहम्मद का चीफ मौलाना मसूद अजहर तिहाड़ जेल से, तिहाड़ा अगवा के बाद वो रिहा हुए, सीधा गए अफगानिस्तान, वहाँ से फिर वो इधर आए, आके उन्होंने शादी की, मौलाना आजम तारिक ने निकाह पढ़ाया कराची में, बिनौरिया में, बिनौरी टाउन में, सॉरी, वहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश किया। फिर जो मैंने किसी प्रोग्राम में बताया कि मुल्ला उमर और उसामा बिन लादेन ने गिफ्ट्स दिए, बाकायदा डबल कैबिन कार्स भी थी, फंडिंग भी थी उनकी जमात के लिए। तो उसके बाद जब आप उन्हें इंटरव्यू करने आते हैं, और आने से पहले, ये अब बात एक्सक्लूसिव सी है, अगर आप चाहें तो कर लीजिए, आने से पहले जो हमें रिपोर्ट्स पहुंची वो ये कि उनकी मुलाकात जो है इंडियन रॉ के चीफ के साथ काफ़ी लंबी हुई थी। अच्छा। और उसकी रिपोर्ट जो है वो भी पहुंच गई। तो मसूद अजहर शायद चौकन्ना हो गए, या वो एलिमेंट दूसरे चौकन्ना हो गए, या अलकायदा चौकन्ना हो गई। अब हम अलकायदा के खाते में ही डाल लें तो बेहतर है कि ये तो हमें हमारी जो है वो क्लूज देने आ रहा है, उस चक्कर में फिर, और उसमें अहमद उमर शेख भी उससे कम्युनिकेट करते रहे कि मैं आपको मिलवाता हूँ, मैं तो, और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं मसूद अजहर का इंटरव्यू करवा सकता हूँ। फिर वो टैक्सी ड्राइवर जो उन्हें लेके घूमता रहा डैनी को, वो भी। तो ये क्यों हुआ, इसका जवाब अब इतनी बातें मैंने कर दी, उसमें खुद ही तलाश कीजिए। नहीं, रॉ के लिंक से जो है वो बाकी बातें क्लियर होती हैं काफ़ी हद तक। डैनियल पर्ल को ये लेकर आते हैं कराची में और बांध देते हैं, उसको कहीं पर ले जाते हैं। कहा जाता है कि वो जो शेड था वो अमजद फारूकी ने प्रोवाइड किया था, वो जगह जहां पर उनको रखा गया। डैनियल पर्ल को मारना जरूरी था? मेरा नहीं ख्याल, लेकिन चूंकि उस वक्त जो है एंटी अमेरिकन, आप एक दहशतगर्द बन के सोचें, क्या वो जो नेक्सस है देखिए, दहशतगर्द बनने के लिए उस माइंडसेट में जाना जरूरी है। मेरा आपसे, मैं आपको जरा सवाल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सवाल ये है कि डैनियल पर्ल को पकड़ के क्या मकसद ये था कि डैनियल पर्ल नहीं छड़ना क्योंकि ये रॉ से लेकर आए और हमें पकड़वा के ये पता नहीं किसके लिए काम कर रहा है, या डैनियल पर्ल के जरिए कोई वो होता ना किडनैपिंग फॉर रैंसम, जो वो किडनैप करते होते थे अपने लोगों को छुड़वाने के लिए, कोई नेगोशिएशंस वगैरह तो हुई होंगी ना किसी मौके पर। अमेरिका, मुझे याद है उसकी एक तस्वीर भी थी, उसमें उसने अखबार पकड़ा हुआ है, वो वायरल है अभी भी सोशल मीडिया पर, आपको गूगल पर जाते हैं तो वही तस्वीर सबसे पहले आती है। व्हाई वाज ही, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड गेटिंग टू हिम? देखिए, उसमें उस वक्त क्या हो रहा था, अमेरिकन वॉर ऑन टेरर, ठीक, उसके बाद तालिबान को डिपोज कर चुके थे, ओबीएल वाज ऑन रन, बिल्कुल, तोरा बोरा में बम्बार्डमेंट, वो डेजी कटर भी चल गए थे, बहुत सारे इनके कमांडर्स जो थे मारे गए थे। दूसरी सूरत में ये हुआ कि अबू जुबैदा और बहुत सारे लोग पकड़े गए, यासिर अल जजीरी, ठीक है, उन्हें ग्वांटानामो में शिफ्ट कर दिया गया।
तो ठीक। डैनियल पर्ल का प्रॉब्लम ये था कि वो अमेरिकन था, वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए काम कर रहा था, तो मेरा ख्याल है वो अमेरिका को मैसेज था मार के, क्योंकि अब जो भी अमेरिकन हमारे, क्योंकि आपको याद होगा मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई, जी जी जी। उनका असैसिनेशन हुआ था 2003-4 की बात बिनोर, है ना? जी बिल्कुल, जी। ये इस वाक़े से पहले, अमजद फारूकी के असैसिनेशन, अमजद फारूकी की किलिंग से किलिंग से पहले पहले। उन्होंने फतवा दे दिया था कि दुनिया भर में जहाँ पे अमेरिकन है उनको मारना ऐसे ही, सवाब ऐसे का ही। काम है। तो वो फतवा भी पीछे मौजूद था हम्म। उससे कुछ अर्सा पहले ही। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो अमेरिका को एक मैसेज दिया गया डैनियल पर्ल को मार के कि हमारे हाथे अमेरिकन आएगा तो हम ये करेंगे। मुफ्ती शामिज़ई का जो कत्ल है, वो बात से बात निकल रही है वैसे, लेकिन रिलेटेड ही है, लिंक्ड ही है। मुफ्ती शामिज़ई का जो असैसिनेशन है उसके बारे में मेरे एक किताब, मैंने पिछली शो में भी जिक्र हुआ खालिद अहमद साहब की। वो ये लिखते हैं कि मुफ्ती शामिज़ई का कत्ल इसलिए हुआ क्योंकि 2003 के मार्च में गालिबन मुहर्रम था, और मुहर्रम में साइमल्टेनियसली जब धमाके हुए, और इराक़ में भी हुआ था उसी दिन, आई रिमेंबर, और साथ साथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी 3 जगह पर साइमल्टेनियसली धमाके हुए। कराची में हुआ और गालिबन एक क्वेटा में हुआ था, यानी 3 थे, मुझे एग्जैक्ट शहर याद नहीं आ रहे, क्योंकि ये बातों में बात निकल आई। उन्होंने कहा कि ये जो मुफ्ती शामिज़ई हैं, इन्होंने जो 85 में जो एक किताब थी उसके लिए इनके बड़े खुद इन्होंने लिखी थी, जिसमें इन्होंने एंटी शिया जो तमाम फतावा हैं उनको इकट्ठा कर दिया था, और उसका जो दिबाचा था, प्रीफेस, वो लिखा था जो देवबंद से जो थे, दारुल उलूम देवबंद के जो मोहतमिम थे उन्होंने लिखा था, मंजूर नौमानी गालिबन थे। लेकिन ये भी बात आपकी दुरुस्त है कि उनका उसी वक्त फतवा आया था। व्हाट वाज द रीजन ऑफ हिज असैसिनेशन? देखिए वो जो किताब 85 में लिखी थी वो 18 साल बाद तो उसका वो फॉल आउट नहीं था ना। उसमें सिंपल सी ये रीज़न, एक वक्त में आपको याद होगा यहाँ पे कुछ और भी टारगेटेड किलिंग्स हुई थी जिसके बारे में आज भी हमें नहीं पता चल सका कि वो किसने की। मुमकिन है कि चूंकि धमाके हुए थे उसका बैकलैश हो किसी दूसरी तंजीम, चलिए मैं ओपनली कह दूं किसी शिया तंजीम की जानिब से, लेकिन ये भी मुमकिन है कि उनको इस बुनियाद पे मार दिया गया हो कि इन्होंने फतवा दे कि ये तो बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। और फिर निजाम उनके बाद डैनियल पर्ल का असैसिनेशन तो इंटरलिंक किया जा सकता है कंस्पिरेसी थियरीज के जरिए कि हो सकता है कि उसका बदला हो। ठीक है, उसका बदला हो। साथ साथ आपको पता है कि डैनियल पर्ल का कत्ल जो है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसी तरफ आप इशारा कर रहे हैं शामिज़ई में भी फराज अल लिब्बी पर आ जाते हैं। अबू फर्ज अल लिब्बी इसलिए क्योंकि वो लीबिया से ताल्लुक थे। ये क्या कैरेक्टर था, और इसका और अमजद फारूकी का आपस में क्या कैरेक्टर ताल्लुक था? जी अल-कायदा नंबर 3 था। ठीक। और जब अमजद फारूकी ओबीएल के लिए गार्ड के फ्राइज या सिक्योरिटी गार्ड के फ्राइज या बॉडी गार्ड के फ्राइज सर अंजाम दे रहा था, तो उसी दौरान अबू फराज अल लिब्बी से इसके दोस्ताना ज्यादा हो गया, और फिर उस दोस्ताना के नतीजे में इन्होंने बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटीज़ का खाका तैयार किया कि हमें पाकिस्तान में क्या टारगेट हैं, किस तरीके से, और उसी के नतीजे में ये जो हम एक वक्त में यूज़ किया करते थे कि एलईजे जो है ऑपरेशनल विंग, मिलिट्री विंग है अल-कायदा का पाकिस्तान में, ये अमजद फारूकी की मैनूवरिंग इसमें ज़्यादा थी। तो उस ये जो करीब आए दो ग्रुप, यानी वही आपने जो शुरू में कहा एक देवबंदी ग्रुप है जबकि अल-कायदा सलफी ग्रुप है, फिर कैसे हो सकता है एक देवबंदी ग्रुप जो है वो एक सलफी ग्रुप का मिलिट्री विंग बन जाए? तो उसमें कहा जाता है कि अमजद फारूकी का बड़ा पिविटल रोल था, और उसने कहा कि जी कुछ कॉजेज जो हैं वो कॉमन है, और उसमें पाकिस्तान आर्मी के हवाले से कॉज कॉमन थी, एंटी शिया के हवाले से कॉमन थी। तो इन ग्राउंड्स के ऊपर, और इसमें फराज लिब्बी का काफ़ी रोल था, और इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा थी आपस में। अच्छा,
और वो फिर जाहिर सी बात है कि अफगानिस्तान के अंदर क्योंकि LEJ जो है वो बड़ा पिवटल रोल था तालिबान की जो मैन पावर थी उसके हवाले से, तो फिर तो ये ज़्यादा ख़तरनाक आदमी निकला है उससे। अगला जो मसला होता है वो होता है परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट, क्योंकि तालिबान के साथ मिलके शुमाली इत्तेहाद से लड़ना और खालिद शेख मोहम्मद के साथ मिलके 9/11 करवाना या डैनियल पर्ल को कत्ल करना, ये इतने बड़े मसले नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ पर हमला करना, दो हमले, और ख़ास तौर पर जो उनका वो पेट्रोल पंप के से बहुत गाड़ी निकली, खतरनाक हमला था, बहुत खतरनाक उसके हमला लिए सवाल आप कर रहे हैं। तो वो बताइए ज़रा उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। दोनों में मैंने पिछले प्रोग्राम में भी इशारा किया था, दोनों में जिस पे शक था उसको उठाया गया। उसमें इलियास कश्मीरी को भी उठाया गया, पिछले प्रोग्राम में बताया। अच्छा, उसका ताल्लुक वगैरह साबित नहीं हुआ। अच्छा, मजे की बात यह है कि उसमें जैश ए मोहम्मद को भी नामजद किया गया था, ठीक, उन अटैक्स में। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई पता चला कि जी जैश की इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है, तो पता चलता है कि मसूद अजहर साहब ने कोई फंडिंग की थी इन अटैक्स के लिए। कुछ अर्से बाद जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि कोई, और गालिबन वो अमजद फारूकी ही था, जिसने जाके कहा कि हम एक नेक काम करने जा रहे हैं, उसके लिए पैसे नहीं है हमारे पास, तो कुछ पैसे दरकार हैं, बहुत नेक काम है। तो मौलाना मसूद अजहर ने वो डोनेशन दिया। उन्हें नहीं था पता, ये कहते हैं लोग कि उन्हें बात समझ में नहीं आती, इतना नेक काम कौन सा है कि बगैर पूछे ही वो समझ रहे होंगे अफगानिस्तान में कोई जिहाद कर रहे हैं या क्या, ये नहीं था पता उन्हें कि ये मुशर्रफ पे अटैक होगा। तो उन्होंने पैसे दिए, उस रगड़ में वो भी आ गए। मसूद अजहर साहब की जरूरत तो हमेशा रहती है जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसमें जो ये पेट्रोल पंप वाला एक तो झंडा चीची पुल वाला अटैक था, उसमें भी अमजद फारूकी की इन्वॉल्वमेंट का कहा जाता है। लेकिन इसमें जो टैक्सी ड्राइवर ने रैम इन करने की कोशिश की थी, वो अमजद फारूकी ने प्रोवाइड किया था अगेन। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्टली दोनों में उसकी इन्वॉल्वमेंट के बड़े स्ट्रॉन्ग शवाहिद मिले, जिसके बाद उसके सर की कीमत लगाई गई 2 करोड़ रुपया। यानी उस वक्त किसी पाकिस्तानी मिलिटेंट के सर की कीमत इतनी नहीं थी, किसी पाकिस्तानी मिलिटेंट के। तो इसलिए कि वो बड़ी ठोस एविडेंसेस मिली थी कि जनाब ये इन दोनों में इसका बड़ा बुनियादी रोल है। उसमें हम अगर उस वक्त तर्जीह करते थे कि यार वो चूंकि ठीक बात है, उसमें वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि कश्मीर के हवाले से जनरल मुशर्रफ जो हैं वो उसके एक सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। उन्होंने बॉर्डर पे फेंसिंग लगा दी है, जिसकी वजह से ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये क्रॉस नहीं कर सकते। और फिर तीसरा ये कि वो आगरा समिट वाला मामला वो भी है, तो ये उसके नतीजे में। लेकिन ये बड़ा प्लॉट था और उसमें अलकायदा भी इन्वॉल्व थी और दूसरे भी इंटरनेशनल ग्रुप्स भी इन्वॉल्व थे, और उन ग्रुप्स ने अमजद फारूकी नेटवर्क को इस्तेमाल किया उन दोनों अटैक्स के लिए। अच्छा, और ये आपने क्योंकि बात की कि उसने रिक्रूट किया था, तो मैं जब पढ़ रहा था मुझे ये पता चला कि अमजद फारूकी ने जो डैनियल पर्ल वाला मामला है उसमें जो 3 लोग जो कि जिन्होंने इवेंचुअली उसको असैसिनेट किया, वो तीनों रिक्रूटेड बाय अमजद फारूकी। HR का बंदा, मतलब बड़ा जबरदस्त किस्म का ये उनको। जी HR कॉर्पोरेट सेक्टर में तो आपने देखा है, ये दहशतगर्द नेटवर्क्स में HR का बड़ा सक्सेसफुल बंदा था अमजद फारूकी। और कनेक्शंस पहले ही ये भी देखें एक अच्छे HR मैनेजर का है कि किस ग्रुप में कौन सा बंदा काम का है उसे ले आना, यही तो HR होता है। नहीं, ये तो फिर पूरी मतलब एक HR एजेंसी चला रहा था जो 5 तंजीमों को जो है वो HR प्रोवाइड कर रहा था। एग्जैक्टली। अच्छा, इवेंचुअली परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर हमला हुआ और फिर जो है वो अमजद फारूकी जो है उसके सर की कीमत रख दी गई, और फिर एक तरह से रियासती इदारों ने फैसला कर लिया कि अब इसको छोड़ना नहीं। एंड नवाब शाह में जो है वो फिर इसके एक ऑपरेशन में जो है वो ये मारा गया। ज़रा ये बताइएगा 2004 ये सितंबर था गालिबन, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा, उसके खिलाफ ऑपरेशन किसने लीड किया, क्या हुआ? नवाब शाह में ऑपरेशन हुआ, और ये बुनियादी तौर पे
इंटेलिजेंस का और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन था, लेकिन पुलिस को ये नहीं पता था कि कौन है जिसको हम मारने जा रहे हैं। पकड़ने जा रहे हैं। अच्छा, ठीक। अच्छा, ये जब वहां पे पहुंचे हैं और इन्होंने लोकेशन चूंकि एंड पता, इंटेलिजेंस पीपल न्यू, हाँ हाँ मतलब सही हो गया, हाँ, ठीक। लेकिन वहां पे जो सीन मौके पे बना, चूंकि मैंने इसे रिपोर्ट किया लाहौर में बैठ के ही, फिर बाद में भी मैं रिपोर्ट करता रहा इसे, डेली टाइम्स के लिए भी किया और फिर रॉयटर्स के लिए भी किया। तो हुआ ये कि सरेंडर को तैयार नहीं था। बाद में बड़ी कॉन्स्पिरेसी थियरीज आई हैं इस हवाले से, ठीक। लेकिन वहाँ पे बड़े ही जो रिलायबल सोर्सेज होते हैं, मेरी उनसे बात हुई तो जो माइक्रोफोन के ऊपर ऐलान किए कि सरेंडर करके बाहर आ जाओ, तो इसने जवाब दिया, अब ये कोट है इम्पोर्टेंट, कि मैंने अल्लाह से किया गया वादा पूरा किया और जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो गवाह रहेंगे। और उसके बाद इसने शूटिंग की, उधर गन फायर हुए, और फिर एक वक्त में दो अब आगे अकाउंट आते हैं। एक वक्त में ये हुआ कि ये हाथ उठा के बाहर आ गया कि मुझे पकड़ लो, लेकिन कहा जाता है कि नीचे उसने सुसाइड वेस्ट पहनी हुई थी, ठीक, जिसकी वजह से उसे शूट करना पड़ा। दूसरा ये कि नहीं, वो शूटिंग करता करता बाहर आ, उसे शूट कर दिया गया, क्योंकि इसके बाद कॉन्स्पिरेसी थियरीज आई कि जनाब ही वाज अरेस्ट्ड। ठीक है, वो नहीं, ऐसा नहीं है। जो एविडेंसेस हैं मौके पे मौजूद, वो उनसे एक आध से मेरी बात हुई और उसने मुझे बताया कि उसने फायरिंग की और उसके बाद उसने वेस्ट भी पहनी हुई थी, और उस वजह से क्योंकि वेस्ट पहन के वो करीब आने की कोशिश कर रहा था जिस तरफ वो जा रहा था, तो दोनों सूरतों में वो चूंकि एनकाउंटर कर रहा था तो उसको मारा गया। लेकिन इसकी सबसे अहम बात ये थी कि उसकी बॉडी कब्जे में ले ली गई, उसकी बॉडी मुंतकिल की गई डेड हाउस, लेकिन किसी को देखने की इजाज़त नहीं थी। उसकी ऑटोप्सी कंडक्ट की गई, लेकिन ये शायद पहला पाकिस्तानी बंदा था जिसका डीएनए टेस्ट हुआ था। ठीक, जस्ट टू बी श्योर कि किसको मारा है, किसको मारा है, ये ना हो, क्योंकि उस ज़माने में आपको याद होगा, हम पिछले एक प्रोग्राम में कह चुके कि रियाज बसरा के भी हम शक्ल दो तीन चार फिरते थे, तो इसलिए डीएनए टेस्ट किया गया। मीनवाइल जब डीएनए टेस्ट कंफर्म हो गया, पीछे टोबा टेक सिंह में इनकी फैमिलीज के भाई ने जो है वो कोई एप्लीकेशन भी दी कि बॉडी हमारे हवाले की जाए। वालिद साहब ने भी एप्लीकेशन दी और उन्होंने कहा जी कोई हमें अभी तक रिस्पांस नहीं आ रहा। काफ़ी अरसे बाद फिर किसी बंदे ने फ़ोन करके उन्हें बताया कि हम बॉडी जो है वो हवाले कर रहे हैं। फिर तदफीन हुई, काफ़ी बड़ा बैरियर था टोबा टेक सिंह के ही एक गांव में। फिर उसके बाद ग्लोरिफिकेशन भी काफ़ी हुई कि कब्र में से आवाज़ें आती हैं और इस तरह की खबरें लोकल अखबारों में नुमाइंदगान ने खबरें छापी इस तरह की। तो इस तरह वो जो है मामला, वहाँ पे 2 ख़वातीन थी, कुछ बच्चे थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर वो कहाँ गए, कौन थे, ये आज तक पता नहीं चल सका। वैसे तो यहाँ पर पॉडकास्ट खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन एक सवाल रह गया। कहा यह जाता है कि जो 2006 में कराची में निश्तर पार्क में एक धमाका हुआ था 12 रबीउल अव्वल पर, जिसमें सुन्नी तहरीक की और बरेलवियों की एक बहुत बड़ी तादाद में जो सुन्नी तहरीक की क़यादत, तो आप समझिए कि उसमें वाइप आउट कर दी गई, विच इज़ वाई उसके बाद सुन्नी तहरीक जो है वो कभी सर भी नहीं उठा सकी कराची के अंदर। कहा जाता है कि वो जो नेटवर्क था वो भी अमजद फारूकी का ही नेटवर्क था। इज दैट ट्रू? देखिए वो जो हाँ, अमजद फारूकी की एक बात हम बताना भूल गए, क्योंकि अब पॉडकास्ट के एंड की तरफ जा रहे हैं तो एंड पे मेरा ख्याल है कि पंच लाइन हम दे ही दें। ये बात ठीक है कि वो नेटवर्क अमजद फारूकी का ही था, क्योंकि अमजद फारूकी वो बंदा था। फिर वही बात के 4 तो था, लेकिन प्लानिंग की हम बात कर रहे थे। शुरू में मैंने कहा कि बहुत शानदार प्लानिंग किया करता था। अमजद फारूकी ही वो बंदा था जिसने कहा लश्कर जंगवी को सिर्फ एक ग्रुप की शक्ल में काम नहीं करना चाहिए। लश्कर जंगवी के कई सेल्स होने चाहिए, स्लीपर सेल जिसे बोलते हैं, ठीक। और एक सेल को दूसरे सेल का पता नहीं होना चाहिए। ऊपर अम्ब्रेला एक कमांड की रख दीजिए, लेकिन नीचे
कौन किस तरह का है ये लोगों को, इनके ऑपरेटिव्स को भी नहीं पता होना चाहिए। तो उन्हीं में से एक सेल ने वो टारगेट किया, तो ये ठीक बात है। वो सेल उसी ने क्रिएट किए थे, लश्कर जंगवी, और उसी में से एक सेल ने जो है वो शकील बुखारी ग्रुप का भी नाम आता रहा, और इस तरीके से, तो ये बात भी ठीक है। अच्छा, वो सेल्स का मतलब है कि मुख्तलिफ छोटे छोटे नेटवर्क्स एक ही अम्ब्रेला के तहत काम करेंगे। ये बात है 2004 की या 3 की या 2 की, जब उसने ये प्लान किया। उसके बाद आप जरा तहरीक तालिबान पाकिस्तान की फॉर्मेशन देखें ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वही आइडिया उन्होंने अडॉप्ट किया। एक ऊपर टॉप पे अमीर अम्ब्रेला, नीचे नेटवर्क्स हैं, और आज भी आप अगर करें तो स्वाय टॉप लीडर्स के एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के ऑपरेटिव्स का नहीं पता होता। तो 40 के करीब नेटवर्क जो हैं टीटीपी के काम कर रहे हैं, और ये बुनियादी तौर पे आइडिया अमजद फारूकी का ही था कि इस तरीके से स्लीपर सेल को काम करना पड़े, ताकि जब एक नेटवर्क बस्ट हो या उसके बंदे पकड़े जाएं तो वो सिर्फ उस नेटवर्क के बारे में जानता हो जिसमें 10 या 12 या 14 या 20 बंदे होंगे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लपेट के नाम रखवा दे। और ऐसा जो है वो फिर हमने जो शिया किलिंग्स के अंदर भी हमने देखा, बहुत मर्तबा ऐसे होता था। लाहौर के अंदर वो राजा नासिर अब्बास गालिबन नाम था उनका, अलामा नासिर अब्बास, मुल्तान वाले थे। लाहौर में नहर पे कत्ल हुआ ना जी। तो वो भी इसी तरह का एक स्लीपर सेल था जिसने जो है वो, और वो मेन जो बॉडी थी शायद उसके नॉलेज में था या नहीं था, मगर स्लीपर सेल जो वो यहीं से एक्टिवेट हुआ और उसने इस तरह से और उस स्लीपर सेल ने अपना ही सिपाही साहबा का ही एक बंदा भी मार दिया, शमसुर रहमान माविया, लाहौर के सदर। गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मारे, शबीर हुसैन शाह, डॉक्टर अली हैदर बहुत ही शानदार आई सर्जन थे, उन्हें उनके बेटे समेत मारा, छोटा बच्चा था। और जब पूछा गया, इंटेरोगेट किया गया कि ये तुमने अली हैदर को क्यों मारा, तो उनका वो शिया तो था ही, लेकिन एक दफे मैं अपने वालिद की वो करवाने गया तो वो टाइम उन्होंने सही नहीं दिया हमें, तो मुझे गुस्सा था। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं, जब मारेंगे तो फिर इसको दो वजूहात हो गई, एक दो गलत ऊपर से। अच्छा, तो सर एक धूम फिल्म आपने देखी है? तो उसमें ना वो एंड में जब जॉन अब्राहम जो है ना वो उसमें चोर होता है, तो वो कहता है कि मैं ना तुम्हें कभी पकड़ा ही नहीं दूंगा, और जो पुलिस वाला होता है अभिषेक बच्चन, वो कहता है कि मैंने इसको पकड़ना है। तो आखिर में जब वो घिर जाता है ना, तो वो समंदर में चट्टानों पे छलांग मारता है और वो मर जाता है। तो अभिषेक बच्चन कहता है कि तुम चोर ना होते तो हम जरूर दोस्त होते। तो बंदा विजनरी था, और अगर ये उनकी जगह रियासत के साथ काम कर रहा होता तो काफी काम का होता। यकीनन काफी काम लिया भी गया होगा यकीनन किसी वक्त में, हो सकता। और फिर उसके बाद जो है वो डाइवर्ज हो गई, दोनों के रास्ते जुदा हुए, और फिर उसके बाद रिवोल्ट कर गए ना ये लोग। वो एक और फिल्म के वास्तव में भी फिर वो एंड में संजय दत्त को गोली बज दी, क्योंकि आप रियासत से तो नहीं लड़ सकते ना, जैसा कि हमारे एक बहुत ही प्यारे थे वो आसिफ गफूर साहब, उन्होंने कहा था रियासत से आप लड़ सकते हैं, रियासत से नहीं, रियासत से नहीं लड़ा जा सकता। बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कोई दहशतगर्द ढूंढ के फिर आपसे एक और पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि आप हमेशा बुरी खबर लेकर आते हैं। तो नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि अब आप ना मौसीकी, शेर व शायरी, आप शेर व शायरी पर भी आप जितना आपका शगफ है, और नहीं मौसीकी पे करें जी बात मुझसे। ये क्या आप दहशतगर्द लगाई हुई है आपने मेरे साथ? नहीं सर, वो लोगों को आओ जुल्फ़े यार, वो क्या है, आओ हुस्ने यार की बातें करें, जुल्फ की रुखसार की बातें करें। आप मुझे किस तरफ ले रहे हैं? कीड़े कम मिला है। आप मुझे दहशतगर्दों की लंबी जुल्फों के पीछे डाले बैठे। एक और फिल्म मुझे याद आ गई, उसमें वो वेलकम में कहते ना, उदय भाई ये किस लाइन में आ गए आप, नाना पाटेकर। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। आदाब।